हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का विस्टास बुक से तीसरा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके राइटर है टिसानी दोशी। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। एंड ऑफ द अर्थ, अगर आप ग्लोब को देखें तो अर्थ का एंड कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे सबसे नीचे वाले पॉइंट पर अर्थ का एंड हो जाएगा। ठीक है, और इसी सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कौन सा कॉन्टिनेंट पाया जाता है, तो आप बोलेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पाया जाता है। समझे कि नहीं? तो इसी अंटार्कटिका के बारे में हमें इस स्टोरी में पढ़ना है। समझे? चलिए, सबसे पहले बिफोर यू रीड, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको इस प्लानेट यानी अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अगर जानना है तो आपको एक ही प्लेस में जाना होगा, वो प्लेस है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में जाने के बाद क्या करेंगे आप, अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जान लेंगे। अब कैसे जानेंगे वो हम इस पूरा स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बॉन वॉयज, बॉन वॉयज का मतलब हैव अ सेफ जर्नी। चलिए अंटार्कटिका चलते हैं। तो यहाँ पे इस स्टोरी में हमें अंटार्कटिका के बारे में पढ़ना है। चलिए डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की नरेटर जो है वो ऑथर खुद है, टिसानी दोशी। वो बोलती है कि अर्ली दिस ईयर वो अपने आप को अबोर्ड, यहाँ पे याद रखिएगा बहुत बच्चे इसको अब्रोड पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। ये अबोर्ड है, अबोर्ड का मतलब होता है ऑन, अब्रॉड का मतलब तो कोई फॉरेन कंट्री होता है। ठीक है, तो जिस साल हमारी ऑथर ने ये स्टोरी लिखा था उसी साल के शुरुआत में, अर्ली दिस ईयर, ठीक है, वो अपने आप को कहाँ पाई थी, मतलब वो कहाँ जा रही थी, वो एक रशियन रिसर्च वेसल में बैठ के, ठीक है, उसमें बैठ के, जिसका नाम था अकादमिक सोकाल्स्की। इस रशियन रिसर्च वेसल मतलब एक शिप था जिसका नाम था अकादमिक सोकाल्स्की। इस शिप को स्पॉन्सर कर रहा था रशिया। ठीक है, वो इसमें हमारी ऑथर इस शिप में बैठ के कहाँ जा रही थी, टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो कि है अंटार्कटिका। तो जिस साल हमारी ऑथर ने ये स्टोरी को लिखा था उस साल के शुरुआत में वो एक रशियन रिसर्च वेसल, मतलब एक रिसर्च वाला शिप होता है जिसका नाम है अकादमिक सोकाल्स्की। ठीक है, वो इस शिप में बैठ के वर्ल्ड का जो सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार जो कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका, वो इधर जा रही थी। बातें गहराई समझे कि नहीं? तो यहाँ से आपको याद रखना है कुछ कुछ बात। इस रिसर्च वेसल का नाम क्या है, अकादमिक सोकाल्स्की। इसको रशिया कंट्री स्पॉन्सर कर रहा था। ठीक है, अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हैं लोग। अब देखिए, अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लोग नॉर्मली रहते नहीं है। यहाँ पे वही लोग जाते हैं जिसको रिसर्च करना हो, कुछ स्टडी करना हो, कुछ वही लोग कुछ दिन के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये काफ़ी बर्फीला कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे रह पाना मुश्किल है, तो इसलिए लोग यहाँ पे रहते नहीं है, सिर्फ रिसर्च करने के लिए ही जाते हैं। तो हमारी ऑथर भी यहाँ कुछ रिसर्च के उद्देश्य से यहाँ पे जा रही है। समझे कि नहीं? अब आपके मन में कुछ हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो कि टोटल अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट है। तो चलिए थोड़ा कॉन्टिनेंट का जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे कॉन्टिनेंट्स को लिखा हुआ है। टोटल है 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसका सबसे पहले आता है एशिया, जिसमें हमारा कंट्री इंडिया है। उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे में अर्थ का एंड में है अंटार्कटिका। इसी कॉन्टिनेंट के बारे में अभी हमें स्टडी करना है। ठीक है, फिर कुछ बात और भी जान लीजिए। अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाता है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से एग्जैक्ट नहीं है ये, बस ऐसे आइडिया देने के लिए आपको बनाया। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। आपको छोटे क्लास में पढ़ा होगा। इसका लैटिट्यूड कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री होता है इसका लैटिट्यूड। ठीक है, अगर कोई बोले नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, मतलब ऊपर की तरफ कोई लैटिट्यूड को रेफर किया जा रहा है, हो सकता है ये लैटिट्यूड या फिर ये लैटिट्यूड, ये सब क्या है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। अगर नीचे जाए तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ऑफ इक्वेटर। समझे? इक्वेटर का नीचे जा रहे हैं तो ये होगा साउथ में, ऊपर जा रहे हैं तो ये होगा नॉर्थ में। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे चेन्नई कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे अप्रॉक्स कहीं यहाँ पे होगा चेन्नई, है कि नहीं? चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास, तमिलनाडु। ठीक है, माई जर्नी बिगैन 13.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, समझ रहे, इन मद्रास, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज और एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स। तो देखिए, जब हमारी ऑथर इस एकेडमिक सोकाल्स्की में बैठ के अंटार्कटिका की तरफ जब जा रही थी तो रास्ते में बहुत चीज़ पड़ा। सबसे पहले उन्होंने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, मद्रास से। ठीक है, मद्रास समझ गए आप। इससे अगर जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो वो है ये 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अभी आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए ये ग्लोब है तो बीचों बीच एक लाइन जा रहा है इक्वेटर, जिसका लैटिट्यूड है 0 डिग्री।
यहाँ पे लिखा हुआ है 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा लैटिट्यूड होगा जिसका वैल्यू है 13.09 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, मतलब मद्रास से यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट की थी, समझे। तो जब ये जर्नी कर रही थी तो रास्ते में इन्हें 9 टाइम जोन्स क्रॉस करना पड़ा। टाइम जोन्स लैटिट्यूड्स होता है, हर कंट्री का अपना अपना टाइम जोन होता है। ये मान लीजिए अर्थ है, तो हर कंट्री का अपना अपना टाइम जोन होता है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड है। तो जब वो जर्नी कर रही थी तो 9 टाइम जोन इन्हें क्रॉस करना पड़ा। इसके साथ साथ 6 चेक पॉइंट क्रॉस करना पड़ा, 3 वाटर बॉडी क्रॉस करना पड़ा और कई सारे इकोस्फीयर्स। इकोस्फीयर मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स आसपास के एनवायरनमेंट को यूज करके रह रहे हो, ठीक है, इसको इकोस्फीयर बोलते हैं। तो कई सारे ऐसे इकोस्फीयर उन्होंने क्रॉस किए। तो ऑथर जो है यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्क्राइब कर रही है अपना जर्नी को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑथर का राइटिंग स्टाइल क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑथर का राइटिंग स्टाइल जो है वो है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। इस चैप्टर का डिटेल क्वेश्चन आंसर आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। चैप्टर अभी समझ लीजिए, फिर वेबसाइट से जाके क्वेश्चन आंसर जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो by the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of car, aeroplane and a ship. तो जब तक ऑथर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में पहुंची तब तक वो 100 घंटे ट्रैवल कर चुकी थी। और इस 100 घंटों का जर्नी में कुछ टाइम उन्होंने कार में ट्रैवल किया, कुछ टाइम एरोप्लेन में और कुछ टाइम शिप में, ठीक है। तो सबसे पहला इमोशन उन्होंने जो फील किया जब उन्होंने अंटार्कटिका को फेस किया तो वो पाई की, चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ। सबसे पहले उन्होंने जब अंटार्कटिका में कदम रखा उन्होंने देखा कि काफी सफेद सफेद लैंडस्केप है, क्योंकि हर जगह बर्फ ही बर्फ है। अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, जहां तक उनका नजर जा रहा है, मतलब आसमान और धरती जहां पे मिल रहा है, ठीक है, वो एकदम क्लियर दिख रहा है। तो ऐसा सीन देखने के बाद उन्हें सबसे पहले क्या फील हुआ, कैसा इमोशन आया उनके अंदर, तो वो रिलीफ फील की, शांति का फील आया, ठीक है। उसके बाद फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। उसके बाद उन्हें कैसा फीलिंग आया, वो काफी वंडर मतलब आश्चर्यचकित हो गई ये पूरा सीन देख के। प्रोफाउंड मतलब डीप, काफी गहरा आश्चर्य उन्हें हुआ। किस बात का वंडर वो फील कर रही थी, तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इतना बड़ा ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इट्स आइसोलेशन, कितना कटा हुआ है ये पूरे दुनिया से, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और इस बात को सोच के उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एक समय ऐसा भी था जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही धरती के टुकड़े थे। मतलब इंडिया, ये जो पूरा अभी आप ग्लोब देखते हैं, इंडिया यहाँ पे कहीं पे है, इधर अफ्रीका है, इधर साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका। तो एक समय ऐसा था जब ये सारे जो लैंड मास है ना, ये सब एक ही जगह कनेक्टेड थे, समझ रहे, एक ही जगह पे बहुत सारा लैंड मास था, फिर ये टूटा और सब अलग अलग बिखर गए, समझे कि नहीं। तो ये बात सोच के ऑथर काफी वंडर फील कर रही है। अब ये कैसे टूटा, कब वो समय था जब ये पूरे सब लैंड मास यूनाइटेड थे, उस चीज को हमें समझना है। यहाँ पे देखिए, पार्ट ऑफ हिस्ट्री लिखा है कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 65 करोड़, इतना करोड़ साल पहले, ठीक है, अ जायंट एमलगमेटेड साउदर्न सब कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। इतना 650 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत ही बड़ा एमलगमेटेड मतलब जॉइंट साउदर्न मतलब अर्थ के नीचे वाले पार्ट में एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। अभी तो हम देख रहे हैं कॉन्टिनेंट, पहले सारा कॉन्टिनेंट एक ही साथ जुड़े हुए थे जिसको बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना। ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है। तो पहले 2 लैंड मास था, पहले तो एक ही लैंड मास था, फिर ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होके एक लैंड मास इधर की तरफ आ गया और एक लैंड मास इधर की तरफ, ठीक है। इसको लॉरेशिया और इसको गोंडवाना बोला जाने लगा। तो साउथ में जो कॉन्टिनेंट था उसको गोंडवाना बोलते हैं। फिर ये गोंडवाना भी ब्रेक हुआ तो अलग अलग अभी का जो कॉन्टिनेंट है वो पाए गए, ठीक है। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। तो ये जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था, इसका लोकेशन क्या था, तो अभी जहां पे अंटार्कटिका है वहीं में पहले गोंडवाना पाया जाता था। उस समय में चीजें काफी अलग थी। क्या क्या अलग था, नंबर 1, सबसे पहले तो ह्यूमंस इस ग्लोबल सीन में पहुंचे नहीं थे, ह्यूमंस का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तब तक। दूसरा, क्लाइमेट जो था उस समय में काफी गर्म था,
आज का टाइम का जो अंटार्कटिका है यहाँ पे, ये अब यहाँ पे बर्फीला है, काफ़ी ठंडा क्लाइमेट है। लेकिन उस समय जब गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, जब सारे कॉन्टिनेंट एक साथ हुआ करते थे यहाँ पे, तो उस समय सबसे पहले तो ह्यूमंस नहीं थे, दूसरा यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी वार्म था। इसके अलावा होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, काफ़ी टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते थे। अभी तो बर्फ में ज़्यादा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड द टाइम, देखिए 650 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना एग्जिस्ट करता था। ऐसे करते करते 500 मिलियन तक काफ़ी अच्छे से गोंडवाना चला। फिर लगभग अप्रॉक्स, ठीक है, 200 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ, अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे। इस समय क्या हुआ कि डायनासोर्स यहाँ पे पूरा हट गए, अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए और मैमल्स का जन्म हुआ, ठीक है। मैमल्स समझते हैं, मैमल्स ऐसे एनिमल्स को बोला जाएगा जो जिनके पास दो फीचर होता है। पहला, वो लाइव बर्थ देते हो, सीधा बच्चे को जन्म देते हो, अंडा नहीं देते हो, ठीक है। और दूसरा, वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, ठीक है। ये दो फीचर हुआ तो मैमल बोलेंगे। तो क्या हम ह्यूमन बींग्स मैमल्स हैं? हाँ, ठीक है। तब क्या हुआ, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। तो लगभग 200 मिलियन ईयर पहले ये जो लैंड मास था गोंडवाना, ये ब्रेक हो गया और अलग अलग कंट्रीज, कॉन्टिनेंट बने, और ऐसा ग्लोब हमें देखने को मिला जैसा कि आज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं हिस्ट्री? चलिए, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपने क्लास 11 में भी इसको पढ़ रखा होगा। फिर आगे देखिए, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अगर आप आज अंटार्कटिका विजिट करते हैं तो आप उस हिस्ट्री का हिस्सा हो जाते हैं, और आपको ये चीज़ समझने का मौका मिलता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ पॉसिबली जा रहे हैं। हमारा पास्ट और फ्यूचर आप ये चीज़ समझ सकते हैं अंटार्कटिका में आके, ठीक है। आप जब अंटार्कटिका आएंगे ना, तो आप समझेंगे कि ये जो कॉर्डेलियरन फोल्ड्स है, ये एक माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, वो कैसे उत्पन्न हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ठीक है, जो बहुत ही पुराने जो ग्रेनाइट शील्ड है, रॉक के जो टुकड़े हैं, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस आप समझ पाएंगे। फिर ओजन और कार्बन, इसका इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। ओजन समझते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है O3। ये कहाँ पाया जाता है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका एक लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे पाया जाता है ओजोन, ठीक है। ओजोन का यूज क्या है, तो ये सन का यूवी रेज को प्रिवेंट करता है अर्थ पे आने से। अगर ये यूवी रेज आ गया तो बहुत डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। तो ओजन, कार्बन, ये सब का इंपॉर्टेंस समझेंगे। साथ ही साथ इवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन, नए जीव का आना, पुराने जीव का हटना, ये सब चीज का आप इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे अंटार्कटिका आके। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. और जब आप सोचते हैं कि सिर्फ कुछ ही मिलियन ईयर्स में इतना सारा चेंजेस हुआ है, तो आपका दिमाग काफी चौंक जाता है ये सब देख के। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि इंडिया जो है वो पुश कर रहा है नॉर्थ की तरफ, और एशिया से टकरा के, देखिए एशिया से टकरा के हिमालयस का फॉर्मेशन हो रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो इंडिया जो था वो टूट के धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, और पहले जो वहाँ पे लैंड मास था एशिया, उससे टकरा के जो दोनों जहाँ पे टकराएंगे वहाँ पे एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा, जिसको आज के डेट में हम हिमालयाज बोलते हैं, अर्थ का नॉर्दर्न पार्ट में। समझ रहे? तो हिमालयस का जन्म ऐसे हुआ था। इसके अलावा आप ये इमेजिन कीजिए कि साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो आपको लगेगा कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ ज्वाइन होते जा रहा है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड डेसोलेट एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन को समझने के लिए हमें वापस मैप पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये इंडिया है, इंडिया पहले यहाँ पे था, ऐसे करते करते यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे टकराया, और यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हिमालयस का फॉर्मेशन हो गया। समझे कि नहीं? चलिए, तो ये चीज था। फिर उसके अलावा ये साउथ अमेरिका ऊपर की तरफ मूव करते जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका से मिल रहा है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे एक पैसेज क्रिएट हो गया है, इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज, ठीक है। और यहाँ पे काफी ठंडा ओशन करंट बहता है, काफी ठंडा पानी यहाँ पे बहता है, काफी खतरनाक माना जाता है इसको। तो इसी करंट के कारण, इसी ओशन करंट के कारण ये अंटार्कटिका काफी कटा हुआ है, पूरे वर्ल्ड से कटा हुआ है, यानी डेसोलेट है। समझे कि नहीं समझे? तो ये रहा ड्रेक पैसेज ओपन हो रहा है,
जिसके कारण एक कोल्ड सर्कमपोलर करंट विंड ओशन करंट बहता है, जिससे अंटार्कटिका जमा हुआ पाया जाता है, बर्फ है यहाँ पे कटा हुआ है और एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड है। समझे? तो ये सब चीज़ आप जब आप इमेजिन करते हैं तो आपका माइंड एक बॉगल हो जाता है, दिमाग आश्चर्यचकित से बढ़ जाता है। ठीक है, हमारी जो ऑथर है ना टिशानी दोषी, वो एक साउथ इंडियन है, समझते हैं साउथ इंडियन, और वो सन वर्शिपिंग करती है। ठीक है, सन का पूजा करती है। तो ऐसे इंसान के लिए अर्थ के इस पार्ट में जहाँ पे अर्थ का टोटल आइस जितना भी है उसका 90% आइस यहाँ पे स्टोर्ड है, तो ऐसे प्लेस में 2 हफ्ता 2 वीक्स गुजार पाना एक काफ़ी चिलिंग प्रोस्पेक्ट था। चिलिंग यानी डिस्टर्बिंग, काफ़ी एक टफ टास्क था उनके लिए, सिर्फ बॉडी के रूप से नहीं मानसिक रूप से भी। वो यहाँ पे लिखा है नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, ऐसे ठंडे जगह पे ब्लड का जो बॉडी में सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होता है। मेटाबॉलिक फंक्शन, आप जो भी खाना खा रहे हैं वो शरीर में सही तरीके से पच रहा है कि नहीं, यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, तो शरीर का मेटाबॉलिक और सर्कुलेटरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही साथ मानसिक रूप से भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग यहाँ पे, तो ऑथर का इमेजिनेशन भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है यहाँ पे। तो ये सब के कारण यहाँ पे 2 हफ्ता गुजार पड़ना ऑथर के लिए काफ़ी एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था। समझे कि नहीं? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन हम डाल दिए हैं वेबसाइट में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप एक बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल पे वॉक कर रहे हैं और इस बॉल में कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, ह्यूमन का कोई इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे ना कोई आपको ट्रीज देखने को मिलेगा, हर जगह बर्फ ही बर्फ है, ना कोई बिल बोर्ड्स एडवर्टीजमेंट कोई भी टाइप का नहीं देखने को मिलेगा, बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये सभी जो ह्यूमन मार्कर्स है ये सब यहाँ पे डिवॉइड नहीं है। ठीक है, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर, आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहे तो वहाँ पे आप टाइम देखते हैं। ठीक है, और जो भी है आप जैसा आप दुनिया देखे हैं वैसा दुनिया यहाँ पे एकदम ही नहीं है। ठीक है, ये एकदम ही अलग पार्ट है। और जहाँ तक बात करें विजुअल स्केल का, आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो माइक्रोस्कोपिक छोटे से चीज़ से लेके माइटी बड़े बड़े चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कीड़े मकोड़े का, तो मीजेस आप इस इमेज में देख सकते हैं, मच्छर जैसा ही दिखता है ये। मीजेस और माइट्स इतने छोटे छोटे जीव भी मिलेंगे, साथ ही साथ इस बड़े बड़े जैसे कि ब्लू वेल्स ये भी आपको मिलेंगे, काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। फिर आइसबर्ग भी आपको देखने को मिलेंगे, और आइसबर्ग मतलब बर्फ के टुकड़े तो इतने बड़े बड़े देखने को मिलेंगे जैसे कि कंट्रीज हो, एक कंट्री जितना बड़ा होता है उतना बड़ा यहाँ पे आइसबर्ग होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो आइसबर्ग है ना उसका साइज रिकॉर्ड किया गया था वो था बेल्जियम के साइज का। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका में सिर्फ दिन ही चलता जाता है, डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यहाँ पे सिर्फ दिन ही रहता है क्योंकि रात होता नहीं है, 6 महीना दिन 6 महीना रात ऐसा होता है। ठीक है, इन सरियल का मतलब होता है ड्रीम लाइक, आप लगता है कि आप सपने में है, यहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप ड्रीम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा दिन ही है, रात हो ही नहीं रहा है। 24 आवर ऑस्ट्रल मतलब रिलेटिंग टू साउदर्न हेमिस्फीयर, अर्थ का अगर 2 पार्ट करें तो ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रल मतलब ये नीचे का पार्ट रेफर किया जा रहा है। यहाँ का जो समर लाइट है यहाँ पे आपको लगेगा काफी ड्रीम देख रहे हैं आप, हर जगह साइलेंस, यूबिक्विटस मतलब हर जगह, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, इंटरप्टेड ओनली बाई ओकेजनल एवलांच और कार्विंग आइस शीट, यहाँ पे हर जगह आपको सन्नाटा देखने को सुनने को मिलेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ का आवाज आता है, जैसे कि अवालांच, बर्फ ऊपर से ढह गया या फिर कोई बर्फ का टुकड़ा कोई बड़े आइसबर्ग से टूट गया। ठीक है, तो ये सब चीज का आवाज आएगा। ठीक है, कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, कॉन्सिक्रेट मतलब मेक द प्लेस सेक्रेट, इस प्लेस को काफी पवित्र बनाता है, यही 2 चीजों का आवाज। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यहाँ का माहौली इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि जो आपको मजबूर कर देगा कि आप सोचिए कि अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री, किस किस टाइम पीरियड में अर्थ में कैसे कैसे इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। और जहाँ तक ह्यूमंस का बात रहा तो ह्यूमंस का तो प्रोग्नोसिस मतलब आप कोई सिचुएशन को देख के आप क्या करते हैं, कुछ जजमेंट देते हैं, कुछ चीज़ गेस करते हैं, उसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो ह्यूमन के लिए इंडिकेशन तो सही नहीं है। ठीक है, ह्यूमन का भविष्य खतरे में लग रहा है यहाँ पे आके देखने का बाद। चलिए, ह्यूमन इंपैक्ट, ह्यूमन का क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। इस पूरे अर्थ पे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना वो पैल्ट्री यानी इनसिग्निफिकेंट, वो मामूली सा 12,000 साल पहले ही शुरुआत हुआ, इतना साल पहले ही ह्यूमंस इस अर्थ पे आए। ठीक है,
और ये साल जो 12,000 जो साल है ना, ये टाइम जो है वो फ्यू सेकेंड्स के तरह है ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। आप अगर अर्थ का टाइम पीरियड देखें, उस टाइम पीरियड के मुकाबले ह्यूमन का टाइम पीरियड काफ़ी छोटा है। यहाँ पे मिलियंस में बात होता है, कहाँ ये हज़ारों में है, ठीक है। लेकिन इसी काफ़ी छोटे, काफ़ी पाल्ट्री या फिर इनसिग्निफिकेंट टाइम में, इन सच अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, हमने क्या कर दिया है, काफ़ी रकस हंगामा क्रिएट कर दिया है इस अर्थ पे, ठीक है। हम लोग एचिंग मतलब अपना प्रिंट मार्क छोड़ दिए हैं नेचर पे। नेचर को हम डोमिनेट कर रहे हैं। हम अपने नेचर पे पहले जहाँ ट्रीज होते थे उसको काट के विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज, ये सब चीज़ बना लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे कि हम दूसरे स्पीसीज मतलब दूसरे जानवर जो हो गए उनसे हम काफ़ी बैटल compete कर रहे हैं फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। अर्थ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हवा, पानी, ठीक है, मिनरल्स, ये सब लिमिटेड है। तो इस रिसोर्सेज को कौन यूज करेगा, उसके लिए बैटल हो रहा है अर्थ के इस अलग अलग स्पीसीज में, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, अनमिटिगेटेड तरीके से। अनमिटिगेटेड मतलब अनस्टॉपेबल, लगातार फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किए जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, has now created a blanket of carbon dioxide, जिसके काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो गया है अराउंड द वर्ल्ड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और इसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे लेकिन काफ़ी सही तरीके से बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर, ठीक है। और इसी टेम्परेचर चेंज के कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। गर्मी के टाइम में बारिश नहीं होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, ठंड कम पड़ना, इसी को क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी प्लेस में जैसा वहाँ का यूजुअल क्लाइमेट रहता है वैसा क्लाइमेट नहीं होकर गर्मी के टाइम में ठंडा पड़ जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे काफ़ी एक हॉटली कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट है, ठीक है। आज के टाइम पे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जो अंटार्कटिका का जो वेस्ट में जो आइस है, क्या वो मेल्ट हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या फिर जो गल्फ स्ट्रीम जो बह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे क्या। गल्फ स्ट्रीम क्या होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकल के अटलांटिक ओशन की तरफ जो पानी जा रहा है, गर्म पानी, इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या इसका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्या ये वर्ल्ड का ही एंड हो जाएगा क्या, ये सब चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। खैर जो भी हो, अंटार्कटिका एक क्रूशियल एलिमेंट है इस डिबेट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सिर्फ ऐसा प्लेस है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन अभी तक अराइव नहीं किया है, सिर्फ ये रीजन से अंटार्कटिका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट्स होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ आइस। अंटार्कटिका इसलिए इस डिबेट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसके आइस के नीचे दबे हुए हैं 500,000 ईयर। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 500,000 मतलब 5 लाख हो गया, ठीक है। तो 5 लाख साल पहले का जो कार्बन रिकॉर्ड है, जो भी पेड़ पौधे थे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो सब आइस लेयर के नीचे अभी भी ट्रैप्ड है। इसलिए अंटार्कटिका इतना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो अगर आपको अर्थ का फिर से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना है तो अंटार्कटिका ही आपको जाना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ऑथर जो है वो एक रशियन रिसर्च वेसल में बैठ के अंटार्कटिका गई हुई है, ठीक है। उस रशियन रिसर्च वेसल का नाम क्या था, अकादमिक सोकाल्स्की। और ये जो प्रोग्राम चल रहा था ना कि कुछ लोगों को अंटार्कटिका लेके जाना है, इस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। तो ये जो प्रोग्राम था जिसके साथ हमारी ऑथर काम कर रही थी, इस प्रोग्राम का एम है कि बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी हाई स्कूल के स्टूडेंट है, क्लास 9, 10, 11, 12, ये क्लास के स्टूडेंट को वर्ल्ड के एंड में लेके जाना और उनको प्रोवाइड करना इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। जब इन स्टूडेंट को, जिनका उम्र काफ़ी कम है, ठीक है, यहाँ पे ले जाया जाएगा तो ये लोग अपने प्लैनेट को काफ़ी अच्छा तरीके से समझेंगे और उसका रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हम शहरों में रह के ये सब चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन आइस, ये 6 सालों से चल रहा है, ठीक है। और इसको हेड कौन कर रहे हैं, कनाडियन जियोफ ग्रीन, ये इस प्रोग्राम के फाउंडर है। इनका नाम याद कर लीजिए, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है।
जियोफ ग्रीन जो है वो 6 साल से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। इस प्रोग्राम में याद रखिएगा हाई स्कूल स्टूडेंट को ही लेके जाया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था ना, पहले इस प्रोग्राम के तहत पहले ये जो हमारे फाउंडर है जियोफ ग्रीन, ये क्या करते थे, सेलिब्रिटीज़ को, रिटायर्ड रिच जो पैसे वाले लोग हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, ऐसे लोग जो क्यूरियस है, ठीक है, ये लोगों को ये जियोफ ग्रीन कार्टिंग, यानी कार्टिंग मतलब ढो के ले जाना। पहले जियोफ ग्रीन इन लोगों को ढो के ले जाते थे कहाँ पे, अंटार्कटिका में, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, रिसोर्सेज था अंटार्कटिका घूम पाने का, ठीक है। तो जियोफ ग्रीन पहले इन लोगों को घुमाते थे, लेकिन इनका लिमिटेशन ये है कि ये लोग कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। ये लोग जाके अंटार्कटिका स्टडी तो करते थे, लेकिन स्टडी करने के बाद इनका कोई रोल नहीं था, आके घर में अच्छा से खाना खा के सो जाते थे, ठीक है। सोसाइटी को कुछ दे नहीं पाते थे, कुछ ऐसा काम करे जिससे अंटार्कटिका को बचाया जा सके और उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ऐसा कुछ काम ये लोग नहीं करते थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जियोफ ग्रीन इन लोगों को ढो ढो के थक चुके थे, इसलिए अब जियोफ ग्रीन क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को ले जा रहे हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट को ले जा रहे हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस ही, यानी जियोफ ग्रीन ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, ये जो स्टूडेंट है वो फ्यूचर जनरेशन है ऑफ पॉलिसी मेकर्स, यही लोग आगे चल के पॉलिसी बनाएंगे। तो अगर इनको अच्छे तरीके से एजुकेट किया जाएगा, अच्छे तरीके से बताया जाएगा अंटार्कटिका के बारे में, तो ये काफ़ी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है हमारे पूरे ज़माने का, ठीक है। इस एज में ये स्टूडेंट लोग काफ़ी रेडी टू ऑब्जर्व होते हैं, माइंड काफ़ी एक्टिव होता है इन लोगों का, ठीक है, काफ़ी जल्दी सीखते हैं ये लोग, और काफ़ी सबसे जो जरूरी है एक्ट भी करेंगे ये लोग, ठीक है, एक्शन भी लेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट को ले जाना ज़्यादा फायदेमंद है इन लोगों के मुकाबले, समझे कि नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ना, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। आप साउथ पोल, अर्थ का जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको साउथ पोल बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। तो आप साउथ पोल में जाए, यहाँ पे जाए, और आप इससे अफेक्ट ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। जो भी स्टूडेंट को जियोफ ग्रीन यहाँ पे लेके जाते हैं, वो स्टूडेंट काफ़ी इम्प्रेस्ड, काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, समझे कि नहीं। फिर अगला पॉइंट है, इट्स इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ योर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस सर्फ्स कोलैप्सिंग, you begin to realize that the threat of global warming is very real। ये काफ़ी आसान है, आप अपने घर में बैठ के ब्लेज, हम लोग पढ़ते हैं कि आइस मेल्ट हो रहा है, अच्छा है, ठीक है, काफ़ी मतलब आइस मेल्ट हो रहा है, काफ़ी बुरा है दुनिया के लिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब हम एक कान से सुनते हैं, कान से निकाल देते हैं, अगले पल हम अपने लाइफस्टाइल में बिजी हो जाते हैं, मतलब हम इसको ब्लेज मतलब इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे लिखा है कि इसको इग्नोर करना काफ़ी इजी है, while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। आपका जिस भी लोकेशन पे घर है, उस लोकेशन को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी लोकेशन पे हो, आप वहाँ पे बैठ के, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काफ़ी इजीली ये सब इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आप एक बार अपने आंखों से इसको देख लीजिएगा ना कि कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस के बड़े बड़े टुकड़े कोलैप्स कर रहे हैं, तब आप समझेंगे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो काफ़ी रियल खतरा है। बहुत जल्दी ये आइस सारा पिघल जाएंगे और हो सकता है ये अंटार्कटिका ही खत्म हो जाए, ठीक है। अंटार्कटिका जो है यहाँ पे काफ़ी सिंपल इकोसिस्टम है, ठीक है, और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। तो इस कारण से अंटार्कटिका है परफेक्ट प्लेस स्टडी करने के लिए। ये एक परफेक्ट प्लेस है ये स्टडी करने के लिए कि अगर हम इन्वायरमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे, कोई भी लिटिल चेंज भी करेंगे ना, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, बिग रिपरकशंस हो सकता है। रिपरकशन मतलब इम्पैक्ट, ठीक है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। फाइटोप्लैंक्टन समझते हैं। फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो कि समुद्र में, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्रासेस है ना, जो कि माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, एक सेल के होते हैं, ये पूरे सी को नरिश करते हैं और सस्टेन करते हैं इंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन। क्योंकि ये प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते होंगे, ठीक है। तो ये सिंगल सेल्ड प्लांट जो होता है ना, ये सन के एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, सन के एनर्जी को यूज करते हैं टू अब्जॉर्ब कार्बन, और सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इन द वंडरस एंड मोस्ट
इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस का यूज करके वो क्या करते हैं, कार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है, यूजिंग सन्स एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन का ये काम है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे वार्न कर रहे हैं कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ, ठीक है, तो ओजोन, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर के ऊपर जो यहाँ पे जो ओजोन लेयर है ये अगर खत्म हुआ तो सन का यूवी रेज इन पे पड़ेगा और ये फाइटोप्लैंक्टन मर जाएंगे, ठीक है। और जब फाइटोप्लैंक्टन मरेंगे तो क्या होगा, जितने भी मैराइन एनिमल्स है, क्योंकि खाना तो इनको यहीं से मिल रहा है, ठीक है, और जो भी बर्ड्स है इस रीजन के, जो भी बच्चे कुछ जो बायोडाइवर्सिटी है वो सब खत्म हो जाएगा और कार्बन साइकिल पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटा सा स्टोरी आपने देखा फाइटोप्लैंक्टन का, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि आप कैसे अगर छोटे चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़े बड़े चीज अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हम डाल दिए हैं क्वेश्चन आंसर में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यही चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब अगला यहाँ पे टॉपिक है वॉक ऑन द ओशन। ओशन पे कैसे वॉक हुआ वो देखिए। लिखा है कि माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज मतलब रियलाइजेशन, ठीक है। जब ऑथर अंटार्कटिका विजिट की थी तो कई सारे उन्हें अजीब मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक है, अच्छा चीज रियलाइज हुआ उन्हें। लेकिन सबसे अच्छा चीज जो उन्हें महसूस करने को मिला वो तब मिला जब वो लोग अंटार्कटिक सर्कल के बहुत ही करीब थे, ठीक है, पहुंचने वाले थे अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल एक लैटिट्यूड है 66.30 डिग्री साउथ, ठीक है, इसी को तो अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। तो इसके ठीक करीब जैसे कि 65.55 डिग्री साउथ यहाँ पे, ठीक है, एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वो एक्सपीरियंस क्या था देखिए। जो इनका वेसल था, जो शिप था सोकाल्स्की, had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. वेज करना मतलब आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो लकड़ी के बीच में अगर कोई चीज ऐसे करके इंसर्ट हो जाए तो उसको वेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बोट का भी जो सामने का हिस्सा होता है वो ऐसे ही नुकीला होता है, तो वो बर्फों के बीच में जाके ऐसे करके वेज हो गया, ठीक है, अटक गया वहां पे। अब आगे जाना मुश्किल हो रहा था, ठीक है, बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, इस लोकेशन पे वो शिप वेज हो गया, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। आगे नहीं जा पा रहे थे। कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि हम लोग बोट को वापस घुमाएंगे और फिर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हम सब नीचे उतरे, डाउन द गैंग प्लैंक, एक तख्ता था उस पर चल के नीचे उतरे, ठीक है, और वॉक करें ओशन पे, क्योंकि ये शिप से जब ये लोग नीचे उतरेंगे यहाँ पे तो नीचे क्या पानी में उतरेंगे, क्या नहीं, आसपास क्या है, बर्फ ही बर्फ है, तो ये लोग बर्फ पे उतरेंगे, ठीक है, और बर्फ के नीचे जो है वो पानी है, समझ रहे। तो आप बर्फ पे चल रहे हैं मतलब वॉक ऑन द ओशन हो गया ये, समझे। सो देयर वी वर, टोटल हम लोग 52 लोग थे, ठीक है, किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स। ग्लेयर्स जो सन ग्लासेस है वो लोग पहने हुए थे, गोरटेक्स वाटरप्रूफ मटेरियल होता है वो पहने हुए थे वो लोग, ठीक है। तो हम सभी 52 लोग वॉक ऑन द स्टार्क वाइटनेस, वो पूरे सफेद बर्फ पे चल रहे थे, ठीक है, दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और वो बर्फ बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। और हमारे पैरों के नीचे क्या था, 1 मीटर मोटा आइस पैक था। बर्फ का जो लेयर था वो लगभग 1 मीटर मोटा था, और उस बर्फ के लेयर के नीचे 180 मीटर गहरा जीवंत और सांस लेने वाला नमकीन पानी था। इसमें लिविंग मतलब इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, मछली, दूसरे मैराइन लाइफ वो थे, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि इन द पेरीफेरी, किनारे पे, उस बर्फ के किनारे पे क्या देखने को मिला, कार्बेटर सील्स। कार्बेटर सील्स क्या होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये लोग धूप सेक रहे थे वहां पे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि शहरों में जो गली के कुत्ते होते हैं वो लोग एक बनियान ट्री के नीचे छाया में बैठे होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये सील्स धूप सेक रहे थे, ठीक है। तो ये कोई, तो अब ये जो यहाँ पे इन्होंने बोला ना सील्स के बारे में, ये किसी टाइप का रिविलेशन नहीं है, ये उनको मतलब ऐसा नहीं कि कोई अच्छा ऐसा मतलब अद्भुत चीज पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, लेकिन बस उन्हें वो कंपैरिजन करने से नहीं रोक पा रही थी खुद को कि हमारा जो रहते हैं जिस दुनिया में और यहाँ पर अंटार्कटिका में जो दुनिया है वो कितना अलग है, ठीक है। वो बस इन दोनों वर्ल्ड को रिलेट कर रही थी, समझे। तो फाइनली इनका जो जर्नी है वो एंड होता है। अब वो ये लोग लौटते हैं तो फिर से इन्हें वापस से 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज और कई सारे इकोस्फीयर्स को क्रॉस करना होता है। तो जर्नी एंड होने के बाद भी हमारी जो ऑथर थी थानी तोसी, वो अभी भी इस बात को लेकर सोच रही थी कि कितना अच्छा बैलेंस प्ले किया जा रहा है हमारे प्लानेट पे, ठीक है।
और वो इमेजिन करती है कि क्या हो अगर अंटार्कटिका फिर से वैसा ही वार्म प्लेस बन जाए जैसा कि गोंडवाना का टाइम में हुआ करता था। गोंडवाना का टाइम में अंटार्कटिका काफ़ी गर्म प्लेस था, यहाँ पे एक फ्लोरा फाउना एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है, इन टेम्परेचर वार्म था काफ़ी। लेकिन आज के टाइम पे ये काफ़ी ठंडा है, आइस है, कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट, ड्राइएस्ट पार्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर अंटार्कटिका पहले जैसा हो जाए तब क्या होगा, क्या हम उस समय में होंगे भी कि नहीं ये चीज़ को देखने के लिए, या फिर हम भी ठीक डायनासोरस, मैमल्स या फिर वूली राइनोस की तरह हम भी इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो गए होंगे तब तक। कौन बता सकता है इसका आंसर, कोई नहीं, फ्यूचर ही बताएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने 2 हफ्ता गुजारा इन टीनेजर्स के साथ, ठीक है, हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ, और इन टीनेजर्स में अभी भी ये आइडियलिज्म है, इनमें अभी भी ये जोश है कि ये लोग इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं, ठीक है। ऑल आई कैन से, इन 2 हफ्ता इन लोगों के साथ गुजारने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, आने वाले मिलियन सालों में बहुत चीज़ हो सकता है, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये जो पूरा स्टोरी था वो एंड हो गया, समझे कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर से समझ में आ गया होगा, काफ़ी मतलब टेक्निकल चैप्टर था ये, बहुत सारा टर्म्स ऐसा था जो ज्योग्राफी से रिलेटेड था। उम्मीद करते हैं आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आप जरूर से जरूर मेरे वेबसाइट से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, वीडियो चला हो तो एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट सेक्शन देखिए, आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको हेल्प पहुंचा सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक